दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंतर्गत जहां आपके साथ में बात कर रहा हूं IRFC के बारे में यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। और इस स्टॉक के बारे में आपके साथ में यहां पे चर्चा करना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस स्टॉक से रिलेट होकर के आई है जो मुझे लगता है कि हम सबको जाननी चाहिए और इनके बेसिस पे आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल सकते हैं या किस प्रकार के स्ट्रैटेजीज हमको देखने को मिल सकती हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर आपके साथ में जरूर करना चाहूंगा। शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा एक डिस्क्लेमर के साथ में कि यह वीडियो आपके लिए एक लर्निंग मॉड्यूल है जिसका उपयोग अपने रिसर्च स्टडी के लिए आप चाहें तो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस वीडियो को तूल मत दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो किसी भी आधार पर मैं आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे सकता हूं। अब आपके साथ में वापस से बात करते हैं IRFC के बारे में। स्टॉक वैसे तो मार्केट के अंदर हमको 158 रुपये 8 पैसे पर दिखाई पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में शेयर के अंदर हमको लगातार दबाव बनते दिखाई पड़े थे, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्राइडे को शेयर के अंदर हमको एक बड़ी जंप देखने को मिली। अब जाहिर सी बात है कि इस बड़ी जंप के पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन जरूर होगा, तो बिना किसी सस्पेंस के आपके साथ में बात करता हूं उस बड़े रीजन के बारे में। एग्जैक्टली यहाँ पे बात हुई एक बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट के बारे में या फिर मतलब कहीं ना कहीं एक बड़े कैपेक्स के बारे में बात हो रही है जो कि 24,657 करोड़ का है। इस अमाउंट के साथ में रेलवे के अंदर 8 प्रोजेक्ट आपको इन्वॉल्व होते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें 900 किलोमीटर की आपको रेलवे ट्रैक बनते हुए दिखाई पड़ेंगे जो कि 14 शहरों से होते हुए 7 स्टेट्स को मिलाते हुए नजर आएंगे, जिनमें आपके लिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल ये सभी के सभी शामिल हैं। ये काफी बड़ा काफी हैवी प्रोजेक्ट है और इसको जो निर्माण करने की जो डेडलाइन है यानी कि जो डेट है वो आपके 2030-31 तक की रखी गई है। तो जैसे ही रेलवे के पास में इस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में मार्केट जानकारी आती दिखाई पड़ी, जैसे ही अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस चीज की चर्चा मार्केट में करी गई, रेलवे के स्टॉक्स के अंदर वापस से करंट आता दिखाई पड़ा और उसी के नतीजे में आपको IRFC का शेयर भी मार्केट में उछलता भागता हुआ दिखाई पड़ गया। अब सवाल यह है कि क्या हम इस खबर के आधार पर यह मान सकते हैं कि स्टॉक के अंदर हमको लगातार बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर स्टॉक को कहीं ना कहीं अभी संभल के देखना होगा। तो देखिए, अगर मैं आपके साथ में अपनी स्टडी के बारे में बात करने की कोशिश करूं जिसका उपयोग आपको अपनी रिसर्च के लिए करना है, स्टॉक खरीदने बेचने के लिए नहीं, तो मुझे लगता है कि रेलवे के पास में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये जो है आने वाले समय में इस स्टॉक की वैल्यू को और भी बढ़ाते हैं। स्टॉक के प्राइस में कुछ सडन जंप्स हमको देखने को मिली भी है, कुछ यहाँ पे बड़े बेनिफिट हमको स्टॉक के अंदर डेफिनेटली शुक्रवार को भी देखने को मिले और आने वाले समय में और भी उछाल बन सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक इस खबर के आधार पर सिर्फ और सिर्फ 4-5% ही भागेगा, और भी तेजी होना यहाँ पे बिल्कुल संभव है। अगर मार्केट से सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे तेजी और बरकरार रह सकती है, लेकिन ये चीज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करी कि स्टॉक यहाँ से कुछ जंप दिखा सकता है, कुछ ऊपरी नंबरों देखने को मिल सकते हैं, कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसको हम रिकवरी नहीं मान पाएंगे। रिकवरी मानने के लिए हम स्टॉक को काफी दूर पे खड़े हुए हैं। देखिए, पहले तो यहां से एक हर्डल 165 रुपए दिखाई पड़ता है। वैसे तो खैर डे टू डे टारगेट हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो 165 रुपए का लेवल यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद में इस शेयर के अंदर कोई भी बड़ी तेजी की अगर उम्मीद लगाते हैं, स्टॉक को कम से कम 190-93 रुपए के बीच में जाकर के ठहरना होगा और उसके ऊपर जब इस शेयर पहुंचेगा तब हमको एग्जैक्टली इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को, बड़ी तेजी देखने की उम्मीदें नजर आती हैं, जहां पे स्टॉक हो सकता है आपको कुछ नए हाईज भी दिखाए। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक स्टॉक के अंदर तेजी अच्छी है, उसकी गिरावट भी अच्छी है क्योंकि वहां पे आपको एक्यूमुलेशन का टाइम मिलता है। लेकिन यहां पे किसी प्रकार की बड़ी तेजी की उम्मीद हम ऑल ऑफ ए सडन सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस के आधार पर लगाएं, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमारे लिए नादानी साबित हो सकती है। दूसरे तौर पर अगर बात करने की कोशिश करूं तो यहां पे सवाल ये नहीं है कि रेलवे को क्या प्रोजेक्ट मिला, लेकिन रेलवे के पास में और खासतौर से IRFC के पास में ऐसे तमाम हमको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बीते 6-8 महीनों में हमको IRFC के अंदर गिरावट भी काफी देखने को मिली। रीजन यही था क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नए प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे थे। रेलवे के अंदर लगातार हम किसी न किसी प्रकार की पॉजिटिव खबर का इंतजार कर रहे थे, वो हमको आती हुई नजर नहीं आई। लेकिन जैसे ही रेलवे के अंदर आपको एक नए अनाउंसमेंट होती दिखाई पड़ी, रेलवे के स्टॉक्स ने मार्केट के अंदर वापस से भागना शुरू कर दिया है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देखिए, किसी भी कंपनी को अगर आप समझने देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म में उसके बिजनेस के अंदर किस प्रकार के डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जहां मैंने स्टॉक के बारे में आपके साथ में डिटेल में चर्चा करी है। चाहे तो आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कि रेलवे के स्टॉक्स के अंदर अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसका फायदा आपको रेलवे के स्टॉक्स में मिलेगा। और रेलवे के स्टॉक्स के अंदर जो डेवलपमेंट है वो हमारे देश की नेसेसिटी है, हमारी भी नेसेसिटी है, क्योंकि उसके बिना हम अपने देश को कहीं ना कहीं डेवलप्ड होते हुए नहीं देख सकते हैं। तो एक मजबूत बिजनेस मॉडल के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेलवे के अंदर अगर आपको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल भी कोई नए प्रोजेक्ट्स होते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, एड ऑन होते नहीं दिखाई पड़ते हैं, तब भी आपको मालूम है कि आने वाले समय
में यहाँ पे और भी ग्रोथ होना चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पे बड़े डेवलपमेंट, बड़ी ग्रोथ, बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलने ही वाले हैं। इन बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे स्टॉक के अंदर जो रेलवे से बिलोंग करता है खास तौर पे उसको स्टडी कर रहे हैं तो उनके फंडामेंटल्स की स्टडी को ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। उनमें कोई लूप होल समझ में आता है तो बात अलग है। अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक देखने को मिलता है जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिसके बिजनेस की जो प्रोबेबिलिटीज इन फ्यूचर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती हैं, तो भले ही वो स्टॉक आपको कंसोलिडेशन के पीरियड में दिखाई पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे समय बहुत बेहतरीन होते हैं उन स्टॉक्स को डीपली स्टडी करने के लिए। याद रखिए कि आज से 18-20 महीने पहले यही स्टॉक मार्केट के अंदर महज 20 रुपए में मार्केट में बिकता था और वहां से इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर 229 रुपए तक के हाई बना करके दिखाए हैं। तो कंसोलिडेशन का पीरियड लंबा हो सकता है जब भी हम किसी पीएसयू के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जब ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हैं तो कुछ बड़े नंबर्स हमको मार्केट में दिखाते हैं, इसके चांसेस काफी ब्राइट दिखाई पड़ते हैं। तो स्टॉक को प्राइस एक्शन के आधार पर जज करने से ज्यादा बेहतर है उसके बिजनेस मॉडल, उसके फंडामेंटल को समझा जाए और उसके बिजनेस के जो फ्यूचर है उसको समझने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता है कि आपकी स्टडी भी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे स्टॉक आपकी पॉकेट में, आपकी वॉच लिस्ट में भी आने को तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है लेकिन इसका उपयोग अपनी स्टडी के लिए करना है, बाइंग सेलिंग के लिए नहीं। उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जिम्मेदार है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।